संविधान बनता है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश का संविधान बनता है, उसके बाद जो चीज़ें आती हैं कि 1973 में 72 में और 71 में बांग्लादेश बन जाता है, 72 में संविधान बनता है और एक साल बाद 1973 में वहाँ चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, जिसमें जो वो चुनाव होता है उसमें अवामी लीग जो है, जी हाँ, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उसे काफ़ी अच्छा बहुमत मिलता है और वो सरकार बनाती है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं। शेख मुजीबुर रहमान के लिए परिस्थितियाँ हालांकि आसान नहीं थी बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में भी कट्टरवाद था, भ्रष्टाचार भी चरम पर थी उस एरिया में, और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर भी रहा था। तो मुजीबुर रहमान के लिए हालात सही भी नहीं थे, और दूसरी तरफ मुजीबुर रहमान के विरुद्ध ही जो वहाँ की सेना थी उसमें भी दो फाड़ थे। मुजीबुर रहमान का प्रधानमंत्री बनना बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था, तो सेना के कुछ अफसर भी थे जो उनसे काफ़ी नाराज़गी उनमें थी उनसे। तो 1975 में संविधान में बदलाव करते हैं शेख मुजीबुर रहमान, और ख़ुद को 5 साल के लिए राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। जी हाँ, वो घोषित कर देते हैं 5 साल के लिए राष्ट्रपति, खुद को बना लेते हैं। अब उनके खिलाफ षड्यंत्र भी चल रहा था, आपको जैसा मैंने बताया कि सेना में ही कुछ अफसर थे जो कि उनके विरुद्ध चल रहे थे, नाराज़गी थी उनसे। तो वो कुछ ऐसी योजना बना रहे थे ढाका कैंट में। अब इसकी जानकारी मुजीबुर शेख रहमान जो हैं उनको भारत की जो रॉ है एजेंसी, खुफिया एजेंसी रॉ ने उनको इत्तला किया था, आगाह किया था कि आपके खिलाफ इस तरह के जो मामले हैं वो चल रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ साजिश बुनी जा रही है। लेकिन उन्होंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, उनको उतना विश्वास नहीं था उस चीज़ को लेके। तो उन्होंने ये माना था कि बाहरी ताकतें हैं जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगी, लेकिन देश के अंदर इस तरह की कोई परिस्थितियाँ नज़र नहीं आती। लेकिन होता है, ढाका कैंट में सेना के कुछ अफसर उनकी मौत की प्लानिंग लिख रहे थे और इस्लामिक सरकार चाहते थे, क्योंकि मुजीबुर शेख रहमान जो थे वो एक सेकुलर गवर्नमेंट की बात करते थे, लेकिन वो लोग जो सेना के कुछ अफसर थे, बागी अफसर थे, वो चाहते थे कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट वहाँ बने। और इस चीज़ को लेके काफ़ी उनमें रोष था मुजीबुर रहमान के खिलाफ। 15 अगस्त 1975, 15 अगस्त, जी हाँ, भारत का स्वतंत्रता दिवस, भारत अपनी आज़ादी का उत्सव मना रहा था। सुबह का वक्त था और मुजीबुर रहमान सुबह के वक्त अपने आवास पे यानी राष्ट्रपति भवन में आराम फरमा रहे थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, का जो पूरा परिवार था उसके साथ वो सो रहे थे। और सेना के जो कुछ अफसर थे हथियार से लैस होकर उनके आवास की तरफ बढ़ रहे थे, उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक जब वो करीब आ जाते हैं घर के, तो वो अचानक से गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं। अब गोलियों की बारिश जब सेना की तरफ से होती है तो गोलियों की आवाज़, तड़तड़ाहट को सुन मुजीबुर रहमान जो हैं, शेख मुजीबुर रहमान, वो उठते हैं। वो देखते हैं कि सेना का जो है जमावड़ा लगा हुआ है घर के बाहर और हथियार से लैस हैं, उनमें आक्रोश दिख रहा है। तो वो उस समय जो जनरल थे सफ़ीउल्लाह थे उस समय जनरल, उनको फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि इन्हें वापस जाने के लिए बोलिए, ये यहाँ पे क्यों है। वो स्थिति को समझ रहे थे कि आखिर ये जो नाराज़गी या कुछ भी है उनको वापस जाने के लिए बोलिए। इसी में जो जनरल सफ़ीउल्लाह थे वो उनसे कहते हैं कि क्या आप बाहर आ सकते हैं, घर से बाहर। तो ये फ़ोन रख के घर से बाहर के लिए सीढ़ियों से उतरते हैं, लेकिन तब तक जो सेना के कुछ अधिकारी थे, बागी अधिकारी थे, वो घर में दाखिल हो चुके थे
और मुजीबुर रहमान, जो शेख मुजीबुर रहमान है, उनका सामना होता है सेना के उन अफसरों से। तभी ये बोलते हैं उनसे कि तुम लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप। लेकिन नाराज़गी इस लेवल पे थी, इस स्तर पे थी कि वो कुछ सुनते नहीं हैं और उनके ऊपर लगातार गोलियों की जो बारिश होती है वो शुरू हो जाती है। मुजीबुर रहमान का पूरा जिस्म गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। लेकिन बौखलाए नाराज़गी का आलम ये था कि जो सैनिक थे यहीं नहीं रुकते, मुजीबुर रहमान की तो मौत करते ही हैं, साथ ही जो और सदस्य थे मुजीबुर रहमान के, और जो सदस्य थे इसमें उनकी पत्नी थी, उनके 3 बेटे थे, 2 बहुएं थीं। ये लोग की भी हत्या वो सैनिक कर देते हैं। जी हाँ, इनको भी नहीं छोड़ते हैं। उनके मतलब पूरे परिवार को ख़त्म करने की साजिश थी और वो ख़त्म करते हैं। जितने भी परिवार के लोग थे वो लगभग ऐसे आंकड़े आते कि 18 सदस्यों को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद सैनिक जब उनको मारते हैं तो उसके बाद उनको घसीटते हुए घर से बाहर लेकर जाते हैं। घर से बाहर ले जाने के बाद उन्हें एक ट्रक में रख दिया जाता है। ट्रक होता है जिसमें उन सभी लाशों को भर दिया जाता है। फिर अगले दिन 15 अगस्त के अगले दिन सैनिक उन लाशों को चुन चुन कर निकालते हैं और मुजीबुर रहमान, जो शेख मुजीबुर रहमान की लाश थी, उसको छोड़कर बाकी जो उनके परिवार थे, बेटे बहुएं, उन लोगों को बेनानी कब्रिस्तान में एक बड़ा गड्ढा करके उसमें दफना दिया जाता है। और उसके बाद मुजीबुर रहमान जो है उनके शव को, यानी उनकी लाश को हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव, जी हाँ, शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक गांव ले जाया जाता है। गांव है उसको पूरा सील कर दिया जाता है, इस संदेह में कि गांव के लोग शेख मुजीबुर रहमान की अंतिम संस्कार में, अंतिम जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें वो शामिल ना हो सके। इसलिए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, घेर दिया जाता है। लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो इस्लाम में जब दफनाने से पहले नमाज़ पढ़ने की जब प्रक्रिया आती है तो वहाँ के ही एक मौलाना होते हैं जो कहते हैं कि लाश को बिना नहलाए दफनाना सही नहीं है और ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो फिर चीज़ें निकल कर आती हैं। फिर सैनिकों और मौलाना के बीच कुछ बातें होती हैं। उनकी लाश को कपड़े धोने के साबुन से, क्योंकि उस समय गांव में जो है वो नहाने का साबुन नहीं होता है। जी हाँ, ये जो है बदरुल हसन ने अपनी किताब में लिखा था कि नहाने का साबुन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उनकी लाश को कपड़े धोने वाले खुरदरे साबुन से साफ किया जाता है, नहाया जाता है और उसके बाद उनको दफनाया जाता है। तो ये शेख मुजीबुर रहमान की अंत की बात है, जब उनका अंत कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे चर्चा शुरू होती कि शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी है शेख हसीना, और उनकी एक और बेटी हैं शेख रिहाना, ये लोग बच जाते हैं। इसको एक इत्तेफाक कह सकते हैं, एक संयोग कह सकते हैं कि उनको बचना था इसलिए। अब उनकी कहानी पे आते कि वो कैसे बचती हैं। तो दरअसल ये जो घटना होती है शेख मुजीबुर रहमान की मौत की घटना से 15 दिन पहले शेख हसीना और उनकी बहन अपनी बेटियों के साथ यूरोप ट्रिप पे रहती हैं। जी, जर्मनी की ट्रिप पे रहती हैं। दरअसल वाजिद जो शेख हसीना के पति थे वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और जर्मनी में वो थे, तो इस वजह से जर्मनी में वो उनकी ट्रिप थी, तो उनकी इस वजह से जान बच जाती। अब जान बच तो जाती है, लेकिन समस्या भी ये गहरा गई थी कि अब तो वो बांग्लादेश किसी भी हालत में लौट नहीं सकते थे। जी हाँ, बांग्लादेश अब लौटने का कोई
औचित्य था नहीं, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश लौटते तो उनको भी ख़त्म कर दिया जाता। ये वो अच्छी तरीके से जानती थी। उनको इस बारे में जानकारी भी मिली थी कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको मार दिया गया। लेकिन वो बहुत वक्त तक इस बात से अनजान थी कि उनके पूरे ख़ानदान को ही ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बाद में उनको इसकी जानकारी होती। अब समस्या उनके लिए ये थी कि अब वो जाएंगी तो किस देश में जाएंगी, क्योंकि रहना जो था उनका वो वहीं था। अब इस वजह से जो है शेख हसीना शरण देने के लिए भारत, जी हाँ, भारत ने बहुत अहम रोल निभाया था। और हुमायूं राशिद चौधरी जो थे उस समय जर्मनी में भारतीय राजदूत थे, और वो उस समय हसीना के पास उनको भेजा जाता है और वो कहते हैं कि हम भारत सरकार से, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनसे बात करेंगे और आपको शरण दिया जाएगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी मिलती है कि इंदिरा गांधी ने ही जो हुमायूं राशिद चौधरी हैं उनको भेजा था शेख हसीना की मदद के लिए, क्योंकि भारत का अहम योगदान भी था। भारत के युद्ध के बाद ही, पाकिस्तान से युद्ध के बाद ही बांग्लादेश बना था, तो बहुत सारा इन्फ्लुएंस भारत की थी। तो इंदिरा गांधी ने उन्हें भेजा था। उसके बाद भारत शरण के लिए तैयार हो जाता है। शेख हसीना और उनकी जो बहनें थीं वो उस शरण दिया जाता है। इंदिरा गांधी से बात उनकी होती है। 24 अगस्त 1975 को एयर इंडिया की विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरती है। जी हाँ, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। देखिए, उस समय मामला ये भी था कि शेख हसीना को शरण देना इतना आसान भी नहीं था, और शेख हसीना को अगर शरण दिया जाए तो उनको वहाँ से लाया कैसे जाए, क्योंकि जो वहाँ पे उनके विरुद्ध, उनके पूरे परिवार के विरुद्ध इस तरह की अराजकता का माहौल था, नफरत थी कि उनके भी जान को खतरा था कि उनको भारत शायद पहुँचने ना दिया जाए। तो भारत ने एयर इंडिया की एक विमान भेजी थी और उससे उनको दिल्ली लाया जाता है। 25 अगस्त 1975 को विमान दिल्ली पहुँच जाता है। उन्हें 56 रिंग रोड, 56 रिंग रोड, माफ़ कीजिएगा, 56 रिंग रोड स्थित एक सेफ हाउस में रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। इस समय भारत में इमरजेंसी, जी हाँ, वो 1975 का दौर है जब भारत में इमरजेंसी था। उनकी असली पहचान छुपाने के लिए मिस्टर और मिसेज का नाम उनको दिया जाता है। जी, जब वो भारत आ जाती हैं तो फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात होती है। और उसके बाद, क्योंकि जब एक शरणार्थी आता है और जिसकी जान की इतनी खतरे रहती हो, जिस पर जान का खतरा लगातार बना रहता है, तो उसके लिए तमाम कानून होते हैं और वही कानून, कुछ नियम बनाए जाते हैं। अब वो नियम बहुत सारी थी जिसमें पहचान छुपाना भी लाजमी था। तो उनको मिस्टर और मिसेज मजूमदार की पहचान दी गई। भारत सरकार ने उनका ख़ास ख्याल रखा। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रखा गया और इस बीच कुछ नियमें बनाई। नियम जो बनाया गया था वो ये था कि उनको ज़्यादा दिल्ली में बहुत लोगों से, लोकल लोगों से मिलना घुलना नहीं था। अपनी असली पहचान के बारे में किसी को गलती से भी नहीं बताना था और काम पड़ने पे ही वो घर से बाहर निकले। ये सब कुछ नियम थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद शेख हसीना को पंडारा पार्क के सी ब्लॉक स्थित 3 कमरों के मकान में शिफ्ट कर दिया जाता है और चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों का पहरा होता है। लिहाजा है, लाजमी भी है कि सुरक्षा कर्मियों का एक लंबा जो पहरा होना ही चाहिए था। अब इस बीच उनके जो पति थे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो उन्हें नई दिल्ली स्थित परमाणु ऊर्जा आयोग में नौकरी भी मिल जाती। वहाँ उन्होंने लगभग 7 साल काम किया था। 4 सितंबर को इंदिरा गांधी से, जो हमने बताया कि मुलाकात करती हैं, शेख हसीना की मुलाकात होती है। इंदिरा गांधी ने, जैसा रिपोर्ट्स आया था न्यूज़ 18 और भी तमाम आर्टिकल में छपा हुआ है,
उसके अनुसार इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी को शेख हसीना की जिम्मेदारी सौंपी थी। जी हाँ, प्रणब मुखर्जी ने हसीना के गार्जियन की भूमिका बखूबी निभाई थी। जी हाँ, बहुत मतलब कहा जाता है कि एक अपनी तरह से अपनेपन के साथ उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया था। पत्नी हसीना का खास ख्याल रखती थी, जो प्रणब मुखर्जी की पत्नी थी, उन्होंने खास ख्याल रखा। भारत में लगभग 6 साल उन्होंने गुजारे। 1981 में वो फिर ढाका चली गई थी। 1981 को ढाका चली गई थी और 15 लाख लगभग जो आंकड़े बताते हैं कि 15 लाख लोगों ने शेख हसीना और उनकी बहन का स्वागत जो है ढाका में किया था और वो वहाँ चली जाती हैं। शेख हसीना पर 2004 में, आपको बता दें कि ये तो वो दौर था जब वो ढाका चली जाती हैं, लेकिन 2004 में भी उन पे हमला होता है। तो ये कोई पहली बार साजिश नहीं थी और 2004 में ग्रेनेड से उन पे हमला किया जाता है। वो बुरी तरह उसमें घायल भी हो जाती है और इस हमले में 24 लोग मारे गए थे। तो ये शेख हसीना की बचने की कहानी है। किसी अगले किस्से में उनके प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने की, इन तमाम का किस्सों पे भी बात करेंगे, लेकिन बहुत एक करेंट मुद्दा था ये। शेख हसीना अब वर्तमान में बांग्लादेश में अब उनके लिए कुछ नहीं रहा। जो कुछ वक्त के लिए उस देश की प्रधानमंत्री थी, अब उस देश से वो निकल चुकी हैं। अब वो दूसरे देशों में पनाह मांग रही हैं। इस समय भारत में वो स्थित हैं, भारत में मौजूद हैं और कब तक भारत में रहती हैं और कौन सा देश उनको अपने यहाँ शरण देता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल आज के किस्से और कहानियों में सिर्फ इतना ही। आप अपना ख़ास ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार।